तो अब जो है हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन शुरू करते हैं और शुरू करते हैं सर्फैक्टेंट से। सर्फैक्टेंट का जो प्रोडक्शन है ये टाइप 2 न्यूमोसाइट से होता है एंड दे आर रिमूव्ड बाय पल्मोनरी एल्वेओलर माइक्रोफेजेस। इनको रिमूव पल्मोनरी एल्वेओलर माइक्रोफेजेस करता है एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। केमिकली होते क्या है सर्फैक्टेंट? इट इज पाल्मिटॉइल फॉस्फेटाइल कोलिन। ये केमिकल होता है एक्चुअली में आपका सर्फैक्टेंट का। जो प्रोडक्शन होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में सर्फैक्टेंट का वो शुरू हो जाता है 20 वीक्स ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। और ये प्रोडक्शन पीक करेगा कस किस टाइम पे? 35 वीक्स पे ये जो प्रोडक्शन होता है सर्फैक्टेंट का पीक कर जाता है। एंड लेस देन 35 वीक्स पे अगर आपका बर्थ हो गया, मतलब प्री टर्म बर्थ अगर है, तो फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। और चूंकि ये न्यूनेट्स में होता है इसलिए इसको हम न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं। पैथोलॉजिकली अगर देखेंगे तो एल्वियोलाई में इस सिंड्रोम के अंदर हाइलिन मेम्ब्रेन दिखते हैं, इसलिए इसको हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज के नाम से भी हम जानते हैं। क्या फंक्शन होता है आपका सर्फैक्टेंट का? ये सरफेस टेंशन को कम करने का काम करता है और एल्वियोलाई की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ये दो काम होते हैं आपके सर्फैक्टेंट के। अगर पैथोफिजियोलॉजी पढ़े हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की, तो नॉर्मली एक्सपीरेशन पे क्या होता है ना, आपके एल्वियोलाई पार्शली ओपन होते हैं सर्फैक्टेंट के कारण। सर्फैक्टेंट जो है पार्शली ओपन रखता है आपके एल्वियोलाई को ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। लेकिन अगर इन्हीं सर्फैक्टेंट की डेफिशिएंसी हो गई तो आपके एल्वियोलाई जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे एक्सपीरेशन के टाइम पे। और ये जो कोलैप्स करता है आपका एल्वियोलाई, इसको हम क्या कहते हैं? एटेलेक्टेसिस कहते हैं। और नेक्स्ट इंस्पिरेशन में इन कोलैप्स्ड एल्वियोलाई को ओपन करने के लिए ज्यादा वर्क ऑफ ब्रीदिंग करना पड़ेगा आपके रेस्पिरेटरी मसल्स को, जिसके कारण रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप होगा। अगर ये न्यूनेट्स के अंदर होता है ड्यू टू सर्फैक्टेंट डेफिशिएंसी ड्यू टू प्रीटर्म बर्थ, तो उसको हम न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। अगर ये अडल्ट के अंदर होता है तो उसको हम अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। तो सर्फैक्टेंट के ऐसे दो टाइप के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर सर्फैक्टेंट की डेफिशिएंसी है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। अगर सर्फैक्टेंट एक्सेस में है तो पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस होगा। तो पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? पैप होगा। ये बेसिकली इसको नाम जो है प्रोटीनोसिस क्यों दिया गया है? क्योंकि पहले जब ये डिसीज डिस्कवर हुआ था तब बस यही समझ में आ रहा था कि एल्वियोलाई के अंदर कोई प्रोटीन जम रहा है, लेकिन तब पता नहीं था कि वो एक्चुअल में प्रोटीन है कौन सा। वो तो हमें बाद में पता चला कि वो सर्फैक्टेंट है जो आपके एल्वियोलाई के अंदर जम जाता है, बढ़ जाता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि डिफेक्ट होता है इन द क्लियरेंस ऑफ द सर्फैक्टेंट। मतलब सर्फैक्टेंट को क्लियर करने का काम, रिमूव करने का काम आपके पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस का होता था। जब इनमें कोई इंपेयरमेंट वाला डिफेक्ट आ जाएगा, जब पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, तो देयर विल बी पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस। सर्फैक्टेंट जमा हो जाएगा आपके एल्वियोलाई के अंदर। इसके दो फॉर्म्स होते हैं एटियोलॉजी के बेसिस पे, प्राइमरी फॉर्म, सेकेंडरी फॉर्म। प्राइमरी फॉर्म जो होता है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है और इसमें आपके पर्सन में जो पेशेंट है उसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज होती है अगेंस्ट ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये जो ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। अगर इन्हीं के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बन जाएगी तो पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण इम्पेयरमेंट आएगा इन दी रिमूवल ऑफ द सर्फैक्टेंट। जो सेकेंडरी फॉर्म होता है वो होता है सिलिकोसिस के कारण। देखो, अगर एक्यूट सिलिकोसिस होता है ना, इसमें जो आपका सिलिका होता है इट इज टॉक्सिक टू द एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। ओके, तो एक्यूट सिलिकोसिस जो है इट कैन लीड टू पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस। लेकिन याद रखिए कि क्रॉनिक सिलिकोसिस पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस कॉज नहीं करेगा, ये मोस्टली जो है हमेशा आपको सिलिको ट्यूबरकुलोसिस ही कॉज करते हुए दिखेगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको जो है एक्यूट सिलिकोसिस के अंदर या फिर क्रॉनिक सिलिकोसिस के अंदर स्टोन क्रशर की हिस्ट्री दी जा सकती है, क्योंकि स्टोन क्रशर आर एक्सपोज टू सिलिका। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? मैंने जैसे बताया कि सर्फैक्टेंट जमा हो जाता है आपके इस पूरे एल्वियोलाई में। नॉर्मली सर्फैक्टेंट की बस एक लेयर सी होती है पूरे सर्फैक्टेंट की लाइन करते हुए, यहाँ पर पूरा जमा हो गया। तो ये क्या करेगा? आपके ऑक्सीजन के ट्रांसफर को ब्लड वेसल के अक्रॉस डिक्रीज कर देगा, जिसको हम कहेंगे हाइपोक्सीमिया। और ये सर्फैक्टेंट व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए डायग्नोसिस जब आप करोगे और ब्रोंको एल्वियोलर लवाज जब आप करोगे तो मिल्की व्हाइट सब्सटेंस आपको मिलेगा ब्रोंकियोलर लवाज के पे। और ये जो आपका मिल्की व्हाइट सब्सटेंस मिलेगा ब्रोंकियोलर लवाज पे, ये पास पॉजिटिव होगा, मतलब पर आयोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन से ये पॉजिटिवली स्टेन हो जाएगा। और सीटी चेस्ट एक्सरे में आपको क्या मिलेगा? सीटी चेस्ट में आपको जो है क्रेजी पेविंग पैटर्न मिलेगा। ट्रीट कैसे करते हो आप इस डिसीज को? ट्रीट करते हो आप होल लंग लवाज करते हो।
और ट्रीट कर लेते हैं। अगर प्राइमरी फॉर्म से हुआ है या फिर सेकेंडरी फॉर्म से हुआ है, अगर सेकेंडरी फॉर्म के कारण आपको ये पैप हो रहा है, पल्मोनरी एल्वेओलर प्रोटेनोसिस हो रहा है, तो आप होल लंग लवाज करो और इसको ट्रीट कर दो और सिलिका अब एक्सपोज मत होना। लेकिन अगर प्राइमरी फॉर्म है तो एंटीबॉडीज तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगी ना, होल लंग लवाज करने के बाद भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेगी। तो प्राइमरी फॉर्म जो है रिकर कर सकता है, बार बार हो सकता है, आपका रिकरेंट पल्मोनरी एल्वेओलर प्रोटेनोसिस हो सकता है। लेकिन इस रिकरेंट फॉर्म में भी आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा? होल लंग लवाज ही आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा। ठीक है, ठीक है। जब भी चेस्ट रेडियोलॉजी को हम देखेंगे तो ये इन तीन चीजों का ध्यान रखना है: कलर ऑफ एबनॉर्मलिटी, एक्सटेंट ऑफ एबनॉर्मलिटी एंड कोई स्पेसिफिक पैटर्न है क्या एबनॉर्मलिटी का। कलर ऑफ एबनॉर्मलिटी मतलब ब्लैक है या व्हाइट है। ब्लैक आपका एयर होगा, व्हाइट आपका वो सारी चीजें होगी जो एयर नहीं है। एक्सटेंट ऑफ एबनॉर्मलिटी मतलब बायलैटरल है क्या, डिफ्यूज्ड है क्या, एंड स्पेसिफिक पैटर्न मतलब जहां, जैसे यहां पर है क्रेजी पेविंग पैटर्न। और यहां पर आप इस सीटी चेस्ट को अगर डिस्क्राइब करोगे तो ये बायलैटरल व्हाइटिश सरफेक्टेंट दिख रहा है दोनों साइड पे, बायलैटरली इसलिए बोला मैंने, दोनों साइड पे है। और इसका जो पैटर्न है वो क्या है? क्रेजी पेविंग पैटर्न है, स्पेसिफिक पैटर्न है इस एबनॉर्मलिटी का, दैट इज पल्मोनरी एल्वेओलर प्रोटेनोसिस। अब हम बात करते हैं अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में, वीबल्स लंग मॉडल के बारे में। तो शुरुआत आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ट्रकिया से होती है, जाके खत्म ये एल्वेलाई पे होती है। इनके बीच में 23 जनरेशन होती है। कितने? 23 जनरेशन। ट्रकिया के बाद दोनों लंग्स के अंदर जाने वाला पहले प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है। हर लंग के अंदर 3 लोब्स होते हैं। राइट लंग के अंदर 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स होते हैं। हर लोब के लिए एक लोबर ब्रोंकस होता है। लोबर ब्रोंकस आपका आगे जाकर सेगमेंटल ब्रोंकस के अंदर डिवाइड करेगा, और सेगमेंटल ब्रोंकस आगे जाकर आपके टर्मिनल ब्रोंकस के अंदर डिवाइड करेगा। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो होंगे ये आगे जाकर डिवाइड करेंगे इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जो आपके आगे जाकर फॉर्म करेंगे एल्वियोलाई। ठीक है। अब टर्मिनल ब्रोंकियल तक की जो स्पेस है इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? इसको हम कंसिडर करते हैं डेड स्पेस। टर्मिनल ब्रोंकियल की तक की जो स्पेस होती है इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? डेड स्पेस। और टर्मिनल ब्रोंकियल के डिस्टली जितना भी एरिया है इसको हम एसिनस कहते हैं, और ये एसिनस वाला जो पार्ट होता है यही आपका गैस एक्सचेंज में पार्ट लेता है। ठीक है। Distal to terminal bronchiole is the functional unit which takes part in gas exchange and it is called as acinus. ठीक है, इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल एल्वेओलाई ये गैस एक्सचेंज में पार्ट लेंगे और इनको ही हम एसिनस कहेंगे। एम्फाइजिमा एक ऐसा डिसीज है जिसमें इसी एसिनस का ही डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंकियल का ही डिस्ट्रक्शन होता है। डेड स्पेस का मतलब क्या था? विच वॉज अप टू टर्मिनल ब्रोंकियल। डेड स्पेस का मतलब होता है कि एयर आना जाना करेगी, हवा आना जाना करेगी, लेकिन कोई गैस एक्सचेंज नहीं होगा। वेंटिलेशन विल बी प्रेजेंट बट नो गैस एक्सचेंज, इट इज कॉल्ड एज डेड स्पेस। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एस्पिरेशन वर्सेस ब्रोंकेक्टेसिस के बारे में। देखो, एस्पिरेशन जो होता है ये राइट साइड में ज्यादा कॉमन होता है, ब्रोंकेक्टेसिस जो होता है ये लेफ्ट साइड में ज्यादा कॉमन होता है। रीजन आपको समझाते हैं। जो आपका राइट मेन ब्रोंकस होता है ये शॉर्ट है, स्टाउट है और स्ट्रेट है। शॉर्ट है, स्टाउट है और स्ट्रेट है। तो कोई भी अगर फॉरेन बॉडी आएगी तो उसका नेचुरल कोर्स ऑफ वे जो रहेगा वो राइट मेन ब्रोंकस ही होगा। इसीलिए एस्पिरेशन आपके राइट साइड में ज्यादा कॉमन होता है। अगर हम बात करें लेफ्ट मेन ब्रोंकस के बारे में, तो लेफ्ट मेन ब्रोंकस पहली बात तो नैरो है, एंगुलेटेड है, स्ट्रेट नहीं है, नैरो है, एंगुलेटेड है, और डिक्रीज ड्रेनेज ऑफ सिक्रीशन यहां से होगा। मतलब अगर आपके लेफ्ट साइड के लोअर लोब में यहां पर कोई सिक्रीशन का जमा हो रहा है तो इनका ड्रेनेज वाया लेफ्ट मेन ब्रोंकस इज वेरी हार्ड, बहुत डिक्रीज ड्रेनेज ऑफ सिक्रीशन होगा, जिससे यहां पर इन सिक्रीशन का क्या होगा? स्टेसिस होगा। स्टेसिस ऑफ सिक्रीशन के कारण क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन होता है, और इस इन्फ्लेमेशन के कारण वो जो आपका जहां पर ये हुआ था सिक्रीशन था उसके आजू बाजू में जो ब्रोंकियोल होगा, जो ब्रोंका होगा, उसका डिस्ट्रक्शन एंड डायलिटेशन होगा विच विल लीड टू ब्रोंकेक्टेसिस। तो ब्रोंकेक्टेसिस आपके लेफ्ट साइड पे ज्यादा कॉमन होता है और एस्पिरेशन आपके राइट साइड पे ज्यादा कॉमन होता है। और लेफ्ट साइड में भी अगर आपको पूछा जाए कि अपर लोब या लोअर लोब, तो लोअर लोब इज मोर इन्वॉल्व इन ब्रोंकेक्टेसिस। ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि कौन सा ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन्वॉल्व होगा आपके एस्पिरेशन निमोनिया के अंदर। तो मोस्ट कॉमन सेगमेंट इन्वॉल्व इन एस्पिरेशन निमोनिया अगर आप देखोगे तो ओवरऑल एंड सुपाइन पोजीशन का जो है सेम आंसर है। तो वे सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन का अलग आंसर है। तो ये तो आपको रटने की बात है। ठीक है। ओवरऑल और सुपाइन पोजीशन में मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व जो सेगमेंट होती है एस्पिरेशन निमोनिया के अंदर, दैट इज योर
राइट लोअर लोब सुपेरियर सेगमेंट या फिर राइट अपर लोब पोस्टेरियर सेगमेंट। ठीक है, ठीक है, राइट लोअर लोब सुपेरियर सेगमेंट या फिर राइट अपर लोब की पोस्टेरियर सेगमेंट, यही सेगमेंट आपके सबसे नीचे चली जाएगी ड्यूरिंग सुपाइन पोजिशन। ठीक है, इसीलिए राइट लोअर लोब सुपेरियर सेगमेंट एंड राइट अपर लोब पोस्टीरियर सेगमेंट, ये दो सेगमेंट्स होती है जो कि मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है एस्पिरेशन निमोनिया के अंदर, ओवरऑल एंड सुपाइन पोजिशन में। सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजिशन में जो ये है आपका, ये पर्सन मान लीजिए ऐसा था, इसका ये लंग है और यही इसका सबसे नीचे वाला पार्ट है अभी। ठीक है, तो राइट लोअर लिम का सॉरी राइट लोअर लोब का पोस्टेरियर सेगमेंट जो होता है वो आपका सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजिशन में मोस्ट कॉमन सेगमेंट इन्वॉल्व होता है एस्पिरेशन निमोनिया के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो अब एस्पिरेशन के दौरान आपकी फॉरेन बॉडी आप एंटर कर सकती है आपके लंग्स के अंदर। ये फॉरेन बॉडी दो टाइप की हो सकती है, रेडियो ओपेक हो सकती है, रेडियो लूसेंट हो सकती है। रेडियो ओपेक अगर है तो मेटल्स, टीथ, डेंटल इम्प्लांट्स, ये रेडियो ओपेक होता है। रेडियो लूसेंट कौन सी फॉरेन बॉडीज होती है? प्लास्टिक, वुड एंड फूड। एक क्लिनिकल हिस्ट्री अगर आपको दी जाए कि 50 ईयर्स की फीमेल है, उसने डेंटल इम्प्लांट किया अपने ओरल कैविटी में, सुबह वो उठी सोने के बाद, रात को सोने के बाद सुबह वो उठी तो डेंटल इम्प्लांट गायब हो गया है रात के अंदर, और फिर आपने क्या कराया, आपने एक्सरे कराया तो आपको ऐसे यहाँ पर फॉरेन बॉडी दिख रही है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, डेंटल इम्प्लांट हो। ठीक है, ठीक है, देखो एस्पिरेशन इन दो पेशेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होता है। ऐसा कोई भी पेशेंट जो कि बेड रिडन है बहुत टाइम से, और अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ये दोनों हिस्ट्री दी जाती है ताकि अगर आपको डायग्नोसिस तक लेकर जाना हो एस्पिरेशन के तो ये दोनों हिस्ट्री दी जाएगी। ठीक है, अब अगर आपको एस्पिरेशन की हिस्ट्री दी हुई है, मतलब आपको दिया हुआ है कि पेशेंट बेड रिडन था बहुत टाइम से, या फिर आपको दिया गया है कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन किया था पेशेंट ने, और उसके साथ आपको एक्सरे के ऊपर कोलैप्स दिख जाए। कोलैप्स दिखना का मतलब क्या है? जैसे ये चेस्ट एक्सरे अगर आप देखोगे तो इसमें आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट साइड है आपके लंग का वो प्रॉपरली इन्फ्लेटेड लंग्स है, तो वे जो राइट साइड का लंग है ये ऊपर तो प्रॉपरली इन्फ्लेटेड है, यहाँ पर आपको व्हाइट होमोजेनस स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, कोलैप्स कहते हैं। मतलब ये वो पार्ट है लंग्स का जिसके अंदर एयर जो है वो नहीं है, इसीलिए ये व्हाइट कलर का हो चुका है। तो रीजन क्या होगा कि यहाँ पर आने वाला ब्रोंकस जो होगा उसमें कुछ एस्पिरेशन हो गया होगा जिसके कारण वो वहां पर जमा हो गया होगा, जिसके कारण यहाँ पर हवा आ रही है क्या, नहीं है। तो अगर आपको एस्पिरेशन की हिस्ट्री दी जाए, मतलब अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन या फिर बेड रिडन पेशेंट की हिस्ट्री दी जाए और साथ में कोलैप्स दिया जाए चेस्ट एक्सरे के ऊपर, तो आपका डायग्नोसिस हमेशा क्या होगा, मोस्टली फॉरेन बॉडी होगा। और इसके लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, डायरेक्टली उसको स्कोप कर ब्रोंकोस्कोपी करके देख लो, उसको रिमूव कर दो। तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन वुड बी ब्रोंकोस्कोपी। फिर हम बात करते हैं आपके बहुत कॉमन सिम्टम के बारे में जो आपके रेस्पिरेटरी पेशेंट्स के अंदर होता है, दैट इज हिमोप्टाइसिस, विच इज बेसिकली ब्लड इन दी स्पुटम। तो जो आपका लंग होता है इसके पास डुअल ब्लड सप्लाई होता है, एक होता है ब्रोंकियल आर्टरी से और एक होता है पल्मोनरी आर्टरी से। ब्रोंकियल आर्टरी जो है ये हाई प्रेशर सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट है, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये लो प्रेशर पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट है। तो ये दोनों बेसिकली आपके लंग्स को सप्लाई करते हैं। हाँ जी, दोनों सप्लाई करते हैं। तो ऑब्वियसली मोस्ट कॉमन सोर्स क्या होगा हिमोप्टाइसिस का, जहां पर ज्यादा प्रेशर है वही प्रोन टू रप्चर होगी ना, इसीलिए मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हिमोप्टाइसिस एंड मोस्ट कॉमन सोर्स फॉर मैसिव हिमोप्टाइसिस, दोनों का मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है, ब्रोंकियल आर्टरी है। अब आपको मैसिव हिमोप्टाइसिस के डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। अगर मोर देन 100 to 150 ml ऑफ ब्लड इज एक्सपेक्टोरेटेड पर एपिसोड ऑफ हिमोप्टाइसिस, या फिर मोर देन 400 to 600 ml ऑफ ब्लड इज एक्सपेक्टोरेटेड पर डे, तो फिर उस हिमोप्टाइसिस को हम मैसिव हिमोप्टाइसिस बोलेंगे। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है आपके हिमोप्टाइसिस का इंडिया के अंदर, वो होता है टीबी। एंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है हिमोप्टाइसिस का वर्ल्ड वाइड, वो अगेन है टीबी। तो चाहे इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड वाइड के अंदर, दोनों के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, वो है टीबी। फिर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मासिव हिमोप्टाइसिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैसिव हिमोप्टाइसिस। तो मैसिव हिमोप्टाइसिस का कॉज याद रखे, वो टीबी नहीं है, इट इज ब्रोंकिएक्टाइसिस। फिर बोलते हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मैसिव हिमोप्टाइसिस। देखो ब्लड लॉस के कारण डेथ नहीं होती है मैसिव हिमोप्टाइसिस के अंदर, डेथ मैसिव हिमोप्टाइसिस के अंदर होती है क्योंकि क्लॉट बन जाता है। जो आपका इतना सारा ब्लड निकल रहा है वो ट्रकिया के अंदर जाके क्लॉट फॉर्म कर लेता है और वहां से एस्फिक्सिएशन होता है, और ये एस्फिक्सिएशन जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी इन द मैनेजमेंट ऑफ द मैसिव हिमोप्टाइसिस, इट वुड बी एयरवे मेंटेनेंस। सर्कुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, सर्कुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा
एयरवे को मेंटेन करना। ठीक है, देखो अब हम एटियोलॉजी पढ़ेंगे हेमोप्टाइसिस की, उससे पहले ये बता देता हूं आपको कि ब्रोंकोस्कोप दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिजिड ब्रोंकोस्कोप, जिसका ज्यादा बड़ा सक्शन चैनल होता है, इसीलिए इसको थेरापेटिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। और एक होता है आपका फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप, जो कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होता है ज्यादा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एटियोलॉजी ऑफ हिमोप्टाइसिस के बारे में। तो अब हिमोप्टाइसिस के मेजोरिटी दो कॉजेस होते हैं, एक होता है इन्फेक्टिव कॉजेस और एक होता है नियोप्लास्टिक कॉजेस, बाकी ये सारे माइनर कॉजेस है। तो ये मेजोरिटी कॉजेस में अगर आप को देखें, इन्फेक्टिव कॉजेस में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है वो होता है टीबी। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकिक्टेसिस, ये भी हिमोप्टाइसिस कॉज कर सकते हैं। दूसरा नियोप्लास्टिक एटियोलॉजी भी हो सकती है, कोई लंग का ही प्राइमरी ट्यूमर या फिर लंग के अंदर अगर मेटास्टेसिस हुआ है तो वो भी हिमोप्टाइसिस कॉज कर सकता है। बाकी अगर माइनर एटियोलॉजीज की बात करें तो उसमें आता है कार्डियक एंड वेस्कुलर कॉजेस लाइक कार्डियक फेलियर, माइट्रल स्टेनोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ओके, एंड पल्मोनरी आर्टेरियल वेनस मालफॉर्मेशंस। ये आपके माइनर कॉजेस है, कार्डियक एंड वेस्कुलर माइनर कॉजेस। सिस्टमिक माइनर कॉजेस की अगर बात करें तो कोएगुलोपैथीज, पल्मोनरी रीनल सिंड्रोम्स। पल्मोनरी रीनल सिंड्रोम्स के अंदर हिमेचुरिया के साथ साथ हिमोप्टाइसिस दिखता है। क्या एग्जांपल्स इन पल्मोनरी रीनल सिंड्रोम्स के, जैसे कि गुड पास्चर सिंड्रोम, जिसमें एंटीबॉडीज बनती है अगेंस्ट द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये एंटीबॉडीज जाके आपके एल्वेलर मेम्ब्रेन को भी अटैक करती है, जिसके कारण हिमोप्टाइसिस होता है। और ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी जाके अटैक करती है, जिसके कारण हिमोचुरिया होता है। स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स लाइक rheumatoid arthritis, स्क्लेरोडर्मा, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, ये ऑटोइम्यून डिसीजेस है जो कि बेसिकली कॉज करते हैं हिमोप्टाइसिस। और ट्रॉमेटिक ट्रॉमा भी हो सकता है बेसिकली एटियोलॉजी फॉर दी हिमोप्टाइसिस। तो अगर कोई पेशेंट आता है हिमोप्टाइसिस के लिए आपके पास, तो कौन सी आप इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट कर सकते हो उन्हें? आप सीबीसी कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि कोई इन्फेक्टिव कॉज तो नहीं है। सीबीसी में आपको पता चलेगा अगर इन्फेक्टिव कॉज है तो फिर वो न्यूट्रोफिल डोमिनेंट है या फिर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट है। फिर आप चेस्ट एक्सरे करो, चेस्ट एक्सरे पे आप कई बार इन्फेक्शन को पता कर सकते हो। अगर अच्छा रेडियोलॉजिस्ट है तो वो मैलिग्नेंसी को भी चेस्ट एक्सरे पे पकड़ सकता है। स्पूटम एग्जामिनेशन करते हो आप ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए। सीटी चेस्ट करोगे आप मैलिग्नेंसी को देखने के लिए। फाइबर ऑप्टिक और फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी करोगे, ताकि अगर कोई एबनॉर्मल टिश्यू आपका है तो उसकी बायोप्सी ली जा सके। अगर कुछ सिक्रेशंस है तो उस ब्रोंकोस्कोप के थ्रू ब्रोंकियल वेलर लवाज कर सके। अगर कोई कार्डियक कॉज आपको सोच रहे हो तो ईसीजी और 2D इको करवाओ। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में सोच रहे हो तो डी डाइमर करवाओ। अगर पल्मोनरी आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन के बारे में सोच रहे हो तो सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करवाओ। अगर कोएगुलोपैथी के बारे में सोच रहे हो तो कोएगुलेशन प्रोफाइल चेक करवाओ। अगर पल्मोनरी रीनल सिंड्रोम्स के बारे में सोच रहे हो तो फिर आप यूरिन का एग्जामिनेशन करवाओ। इन सारे डिसीजेस के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है क्योंकि ऑटो इम्यून है, तो आप एंटीबॉडी टेस्टिंग भी कर सकते हो। तो ये वो सारी इन्वेस्टिगेशन है जो आप हिमोप्टाइसिस के अंदर करते हो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी पेशेंट आपके पास हिमोप्टाइसिस के लिए आएगा तो आप इनिशियल में यही इन्वेस्टिगेशन बोलोगे, सारी इन्वेस्टिगेशन नहीं बोलोगे एक ही टाइम पे। ठीक है ना, आप रूल आउट करते जाओगे मोस्ट कॉमन कॉजेस को पहले। फिर हम बात करते हैं कि हिमोप्टाइसिस क्या है ना, एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसका एक अल्गोरिदम आपको फॉलो करना पड़ता है कि अगर पेशेंट आता है विथ मैसिव हिमोप्टाइसिस, जिसके डेफिनेशन क्या थी, मोर देन 150 टू 160 ml ऑफ ब्लड पर एपिसोड, या फिर मोर देन 400 टू 600 ml ऑफ ब्लड पर डे, तो उसको हम कहते थे मैसिव हिमोप्टाइसिस। ठीक है, तो आप ये चेक करो कि पेशेंट अनस्टेबल है या स्टेबल है, या आप चेक करोगे ऑन द बेसिस ऑफ बीपी, पल्स, सेंसोरियम, SpO2। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो आपको कुछ नहीं सोचना, पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करोगे एबीसी वाले फॉर्मेट में, और फिर रिजिड ब्रोंकोस्कोप को लोगे जिसका बड़ा सक्शन चैनल होता है, और क्लॉट को सक्शन आउट करके निकाल लोगे, क्योंकि फिर वो एस्फिक्सिएशन कॉज कर रहा था वो क्लॉट, इसलिए डायरेक्टली रिजिड ब्रोंकोस्कोपी लेके उसको बिगर सक्शन चैनल होता है उसके अंदर, डायरेक्टली क्लॉट को जो है सक्शन कर लेंगे। अगर पेशेंट स्टेबल है मैसिव हिमोप्टाइसिस के बाद भी, तो फिर सीटी टेस्ट करो, एग्जैक्ट पैथोलॉजी कहां पर है उसको जानो पहचानो, और फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी उसके बाद करो। नॉन मैसिव अगर आपका हिमोप्टाइसिस है तो पहले आप क्या करोगे, चेस्ट एक्सरे करोगे। अगर चेस्ट एक्सरे नॉर्मल आएगा तो फिर आप ये असाइन करोगे कि वो पेशेंट लो रिस्क में आता है या हाई रिस्क में आता है। अगर पेशेंट आपके हाई रिस्क में आता है, मतलब स्मोकर है या फिर एज उसकी मोर देन 40 ईयर्स है,
तो फिर वही सीटी चेस्ट प्लस फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी। लेकिन अगर पेशेंट आपका नॉन स्मोकर है, यंग है, लो रिस्क पेशेंट है, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है और वो पेशेंट लो रिस्क में है, तो फिर आप ये चेक करें कि उसका जो एपिसोड ये पहला एपिसोड है या फिर रिकरेंट उसे एपिसोड आते जा रहे हैं। अगर सिंगल एपिसोड है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि किसी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण हो रहा होगा हेमोप्टाइसिस, तो आप उसको रीअश्योर करो एंटीबायोटिक देके। लेकिन अगर उसको रिकरेंटली ऐसे इन्फेक्शन हो रहे हैं किसी लो रिस्क के पेशेंट को जिसका चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल है और उसको नॉन हेमोप्टाइसिस, नॉन मैसिव हेमोप्टाइसिस है, तो फिर आप वही सीटी चेस्ट प्लस फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी करवा। और अगर चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मल आता है तो फिर वही सीटी चेस्ट प्लस फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी। आप देखोगे कि हमेशा जब भी हम फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं पहले सीटी चेस्ट कर रहे हैं। तो क्या रोल है सिटी चेस्ट का? तो सिटी चेस्ट का हम रोल है कि इट विल गिव प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द पैथोलॉजी, जहां पर हमें ब्रोंकोस्कोप लगा के देखना है कि पैथोलॉजी क्या है। ठीक है, ठीक है। अगर ये हिमोप्टाइसिस बेसिकली आपके इस एल्गोरिदम से ट्रीट नहीं होता तो फिर उसको हम परसिस्टेंट हिमोप्टाइसिस कहते हैं। परसिस्टेंट हिमोप्टाइसिस के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं ट्रीटमेंट के, जिसमें मोस्ट प्रेफर्ड होता है ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन और दूसरा होता है रिसेक्शन ऑफ द अफेक्टेड लोब। पल्मोनरी आर्टरी को कभी हम एम्बोलाइज नहीं करते क्योंकि वो गैस एक्सचेंज में पार्ट लेती है। पल्मोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म ये एक ही रेयर इंडिकेशन है जिसके अंदर हम पल्मोनरी आर्टरी को एम्बोलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये इसी लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम हिस्टोलॉजी और आईपीपी को देखेंगे।